नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश वर्मा। आप सभी मित्रों का स्टडी ग्रुप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मित्रों, आज ये आपकी दूसरी क्लास होगी। इसके पहले हम लोग देशांतर रेखाओं के विषय में पढ़े थे, काफ़ी कुछ सीखा था, काफ़ी कुछ जाना था। और आज की इस क्लास में हम लोग अक्षांश रेखाओं के विषय में जानेंगे। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, अक्षांश रेखाओं का क्या महत्व होता है, अक्षांश रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं या फिर वास्तविक रेखाएं हैं, इन सब से संबंधित प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। उसके पहले कल की क्लास में हम जाते जाते आप सभी को एक प्रश्न देखे गए थे, जिससे किसी भी देश की स्थिति, किसी देश का समय ज्ञात किया जाता है। तो एक समय ज्ञात करने से संबंधित हमने प्रश्न आपको दिया था। उम्मीद करता हूं कि हमारे काफ़ी मित्र क्वेश्चन को हल किए होंगे, हल करने का प्रयास किए होंगे। और जो मित्र प्रयास किए हैं बहुत बढ़िया है, जो नहीं प्रयास किए हैं वो हमारे साथ प्रयास करें। देखते हैं हम लोग कल वाला क्वेश्चन क्या है। यह क्वेश्चन जैसे ही पूरा होगा, आप लोग कहेंगे तो एक दूसरा क्वेश्चन भी आपको मैं दूंगा और साथ में बताऊंगा भी। उसके बाद तुरंत हम लोग अपने टॉपिक अक्षांश रेखाओं की बात करेंगे। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन क्या था कल का? 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर सुबह के 7 बज रहे हैं। सुबह के 7 का मतलब 7 PM बज रहे हो तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा? देखिए, हम चित्र के माध्यम से थोड़ा सा इसको समझाने का प्रयास करते हैं आपको। देखिए, यहाँ पे ये जो ग्लोब है, ग्लोब को हम ओपन कर देते हैं। ओपन कर देते हैं तो एक आयताकार के रूप में इसको हम दर्शाते हैं। आप जानते हैं कि पृथ्वी के ठीक मध्य से 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है, इसे हम 0 डिग्री करते हैं। 0 डिग्री के इधर साइड में इसे हम पूर्वी देशांतर रेखाएं इधर होती हैं। और 0 डिग्री के इधर साइड में पश्चिमी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। पश्चिमी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, पश्चिमी देशांतर रेखाएं। अब क्वेश्चन क्या है हमारा? 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, मान लीजिए कि 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर, यहां कोई रेखा है 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर, है ना। सुबह के कितने बज रहे हैं? 7 बज रहे हैं। इसका मतलब 7 AM हो रहा। पूछा क्या गया है? 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा? 30 डिग्री पूर्वी देशांतर का मतलब इधर ले लेते हैं। यहाँ 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा, ये हमको ज्ञात करना है। मित्रों, आपको बताए थे जब भी हम 0 डिग्री से पूर्व दिशा की तरफ जाते हैं तो प्लस होता है, 0 डिग्री से पश्चिम दिशा की तरफ आते हैं तो माइनस होता है। बस यही तथ्य आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। अब बताइए आप, हम लोग किस दिशा में चल रहे हैं? इधर का समय दिया है, इधर का समय पूछा गया है, यानी कि हम लोग प्लस वाली दिशा में चल रहे हैं। चलिए, हम लोग यहां से यहां तक चलेंगे। कितने देशांतर? 40 देशांतर। फिर यहां से यहां तक चलेंगे हम लोग, कितने देशांतर? 30 देशांतर। टोटल कितना हो गया? 40, 30, 70 देशांतर हो गया। अब 70 देशांतर को हम लोग पहले मिनट में बदलेंगे, फिर घंटे में बदलेंगे। तो मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे? आपको पता है
कल हम बताए थे एक देशांतर बराबर 4 मिनट। इसको आप याद रखिएगा, इसी से आपका सब कुछ निकल जावा करेगा। कितना हो जाएगा? 4 सत्ते 28, 280 मिनट हो जाएगा। अब 280 मिनट को आप घंटे में जल्दी से कन्वर्ट कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 6 चौके 24, 240 मिनट को हम 4 घंटे लिख सकते हैं। 6 चौके 24, 240 यानी कि 4 घंटे और 40 मिनट। ठीक है दोस्तों, 4 घंटे 40 मिनट कहने का मतलब ये होगा कि अगर 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर सुबह के 7 बज रहे हैं तो इसी में हम 4 घंटे 40 मिनट और जोड़ देंगे तो यहाँ का समय निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा? अगर यहाँ पे सुबह का 7 बज रहा, 7 में आप 4 जोड़िए, 7 4 11 बजे, 11:40 AM हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11:40 ये आपका आंसर हो जाएगा, 11:40। उम्मीद करता हूं कि समझ पा रहे होंगे आप लोग। जल्दी से इसको आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक दूसरा क्वेश्चन जल्दी से हम लोग देखते हैं, मिटाएं इसको। मित्रों, आप लोगों के सामने दूसरा क्वेश्चन आ गया है। यह दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन का मतलब, पहले यहां पे समय दिया गया था, यानी कि पश्चिमी देशांतर पर समय दिया गया था, हमको पूर्वी देशांतर का समय ज्ञात करना था। लेकिन इस वाले प्रश्न में पूर्वी देशांतर पर समय दिया गया है, पश्चिमी देशांतर का समय हमको निकालना है। आपको बताए हैं कि जब हम पूरब की तरफ चलते हैं तो समय को जोड़ते हैं, और जब पश्चिम की तरफ चलते हैं तो समय को घटाते हैं। ठीक, आप लोगों के सामने प्रश्न है, आप प्रश्न जल्दी से नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ते हैं लोग। क्वेश्चन है आपका, 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शाम 6:30 बज रहे हैं, तो 25 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय क्या होगा? ठीक, चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। मित्र देखिए, यहाँ पे कितना हो रहा, ये आपका बीच में 0 डिग्री है। अब 0 डिग्री से हम पूर्वी देशांतर पर चलते हैं तो 15 पूर्वी देशांतर। ठीक है, 15 पूर्वी देशांतर हो गया। और फिर 0 डिग्री से हम पश्चिमी देशांतर चलते हैं, कितना चलेंगे? 25 डिग्री पश्चिमी देशांतर, इनको भी जोड़ देंगे। कितना हो गए दोनों? 40 हो जाएगा। 25 15 40 देशांतर। एक देशांतर में 4 मिनट। आप तो काफी माहिर हो गए हैं निकालने में। ये 4 मिनट है ना। अब इसको मिनट में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा? 4 चौके 16, 160 मिनट। इसको घंटे में कन्वर्ट करते हैं, कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 2 घंटे 40 मिनट। 2 घंटे 40 मिनट। ठीक है, 2 घंटे 40 मिनट, यानी कि 2 घंटे 40 मिनट का डिफरेंस आएगा। अगर यहाँ पे शाम के 6 बज रहे हैं तो 25 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर क्या समय होगा? तो आप 6 बजे में से 2 घंटा 40 मिनट आप घटा दीजिए। इधर आ रहे हैं, चिन्ह हम बताए हैं, घटाना पड़ेगा। 6 बजे में से 2 घंटा 40 मिनट आप निकाल दीजिए। पहली बात तो आप जब 6 बजे में से 2 घंटा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 बज जाएगा। 4, अब 4 बजे में से 40 मिनट भी आप निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा? 3 घंटा 20 मिनट हो जाएगा ना दोस्तों। 3 घंटा यानी कि 3 बजकर
3:20 3:20 यह आपका समय हो जाएगा। अब एएम होगा कि पीएम होगा? एएम होगा कि पीएम होगा? जल्दी बताएं भाई। पीएम होगा, ठीक, क्योंकि शाम के 6 बज रहे हैं। शाम के 6 बजे में से 2 घंटा 40 मिनट घटाएंगे, 2 घंटा घटाएंगे तो 4 बज जाएगा, और 4 बजे में से 40 मिनट और घटाएंगे तो 3:20 समय हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि पश्चिमी देशांतर पर, यानी कि 25 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर 3:20 समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, आप इसको जल्दी से नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से। जो आज का मुख्य टॉपिक हम लोगों का है, मुख्य टॉपिक आज का क्या बताए हैं? अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाओं के विषय में आज हम लोग जानेंगे और जल्दी जल्दी इसको पॉइंट बाय पॉइंट करके समझेंगे। ठीक है, नोट कर लें जल्दी से। बच्चों, आप लोगों ने प्रश्न नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, तो ठीक है। आज हम लोग अपने मुख्य टॉपिक पर आते हैं, जो हमने वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताया था, अक्षांश रेखाएं। क्योंकि कल हम लोगों ने देशांतर रेखाओं के विषय में जाना था। देशांतर रेखाओं को कई पॉइंट में परिभाषित हमने किया था और एक एक पॉइंट करके हम लोगों ने देखा था। ठीक उसी तरीके से आज हम लोग अक्षांश रेखाओं के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं, ये हमने ग्लोब बनाया है। ये ग्लोब का आकार है, या आप इसको पृथ्वी मान सकते हैं। ठीक, देखिए ये अक्षांश रेखा है। अक्षांश रेखा, इनको हम इंग्लिश में लैटिट्यूड कहते हैं। लैटिट्यूड, आप ऐसे भी याद रखिएगा। आपको हमने कल बताया था, जब देशांतर रेखाएं पढ़ा रहे थे आपको, देशांतर रेखा ऐसे होती हैं तो लॉन्ग होती हैं, लंबे लंबे होते हैं, लॉन्ग होती हैं, इसलिए इनको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। लॉन्गिट्यूड, देशांतर रेखाओं को लॉन्गिट्यूड। और ये रेखाएं आप देख रहे हैं कि लेटी हुई दिख रही हैं, तो इसलिए इनको हम लैटिट्यूड कहते हैं। शायद है कि आप याद रख पाएंगे, इसको लॉन्गिट्यूड और अक्षांश रेखाओं को लैटिट्यूड रेखाएं कहते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं। देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। पहली बात तो हम इनको परिभाषित करते हैं कि अक्षांश रेखाएं होती क्या हैं। आपको एक बॉल के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। आप लोगों के सामने आप देख पा रहे हैं, ये बॉल है, बॉल। इसको आप पृथ्वी मान लीजिए या फिर ग्लोब मान लीजिए। ठीक है, अब जानते हैं कि इधर का भाग पूर्वी भाग है और इधर का ये भाग पश्चिमी भाग है। ठीक, इधर का भाग पूर्वी भाग और इधर का भाग पश्चिमी भाग है। तो अब इनको हम परिभाषित करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। परिभाषित कैसे करेंगे? इसमें वे काल्पनिक रेखाएं, वे काल्पनिक रेखाएं जिनको पूर्वी देशांतर से पश्चिमी देशांतर की तरफ खींचा जाता है, या फिर पश्चिमी देशांतर से पूर्वी देशांतर की तरफ वृत्ताकार खींचा जाता है, इनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, वे काल्पनिक रेखाएं जिनको पूरे पृथ्वी पर या पूरे ग्लोब पर पूर्व देशांतर से पश्चिमी देशांतर की तरफ वृत्ताकार खींचा जाता है, या फिर पश्चिमी देशांतर से पूर्वी देशांतर की तरफ पूरे पृथ्वी या ग्लोब पर खींचा जाता है, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, कहने का मतलब दोस्तों ये हुआ, आप पूरब से पश्चिम की तरफ ऐसे खींचो वृत्ताकार आकार में पूरे पृथ्वी पर या ग्लोब पर, या फिर पश्चिम से आप स्टार्ट करो और पूरे तरीके से पृथ्वी पर या फिर ग्लोब पर खींचने
की जो प्रक्रिया होती है, जो खींचने का तरीका होता है, उसी को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है, चलिए इस पे हम समझते हैं बोर्ड पे। देखिए, यह पूर्वी भाग है, पूर्वी देशांतर से पश्चिमी देशांतर या पश्चिमी देशांतर से पूर्वी देशांतर की तरफ खींची गई काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ये तो इसकी परिभाषा हो गई, एक पॉइंट हम लोग पा गए हैं। अब दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, अक्षांश रेखाओं की संख्या क्या होती है। मित्रों, आप जानते हैं यह 0 डिग्री है, ऊपर 1 डिग्री होगी, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे ऐसे करके धीरे 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 यहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे और यह हो जाएगी कितनी, 90 डिग्री। कहने का मतलब प्रत्येक अक्षांश 1 डिग्री के अंतराल पर होता है। इस तरीके से 90 डिग्री एक तरफ बनते हैं, 90 डिग्री दूसरी तरफ बनते हैं, तो एक तरफ सभी अक्षांश रेखाएं कितनी हो जाएंगी, 90 हो जाएंगी। कितने हो जाएंगी, 90 हो जाएंगी। इसी तरीके से हम लोग देखिए इधर समझने का प्रयास कीजिए, ऐसे खींचेंगे, ऐसे खींचते हुए जाएंगे, फिर इधर से ऐसे खींचेंगे, है ना, ऐसे खींचते हुए जाएंगे। ठीक है, ऐसे खींचते हुए जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि यह रेखाएं जो हैं यह बिंदु के रूप में बदल जाएंगी। आप जानते हैं कि पृथ्वी का आकार थोड़ा सा चपटा है, चपटा होने के कारण यह रेखा यहाँ पे एक बिंदु का रूप ले लेती है। ठीक, उसी तरीके से नीचे हम लोग बढ़ते जाएंगे। ये आपकी भूमध्य रेखा है, इसको हम थोड़ी सी मोटी कर दे रहे हैं। ऐसे नीचे हम लोग बढ़ते जाएंगे, नीचे बढ़ते जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा जहाँ यह बिंदु, जहाँ यह रेखाएं बिंदु का रूप ले लेंगी। तो यह अक्षांश रेखाएं हैं, यह अक्षांश रेखाएं हैं। देखिए, अब दूसरा बिंदु क्या निकल के आता है, दूसरा बिंदु निकल के आता है कि पूरे ग्लोब या फिर पूरी पृथ्वी पर कितनी अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। तो आपने देखा 0 से उत्तर दिशा की तरफ 90, 0 से दक्षिण दिशा की तरफ 90, तो कितनी हो जाएंगी टोटल, 90 प्लस 90, 90 प्लस 90, ठीक है, और प्लस 1 का मतलब ये जो आपका 0 डिग्री है, भूमध्य रेखा है, जिसे विषुवत रेखा या फिर हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, एक रेखा ये भी तो है, तो बराबर कितना हो जाएगा, 181 अक्षांश रेखाएं, 181 अक्षांश रेखाएं। पूरे पृथ्वी पर कितनी अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, 181 अक्षांश रेखाएं। मित्रों, ये जो 2 रेखाएं हैं ये बिंदु के रूप में है। कभी कभी प्रश्न पूछा भी जाता है कि जो 181 अक्षांश रेखाएं हैं उसमें कितनी रेखाएं ऐसी हैं जो बिंदु के रूप में है। तो आप बताएंगे 2 रेखाएं ऐसी हैं जो बिंदु के रूप में हैं, एक जो भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ यानी कि उत्तरी ध्रुव पर जो है, और एक भूमध्य रेखा से दक्षिण की तरफ जो दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, तो 2 रेखाएं जो हैं बिंदु के रूप में होती हैं, इनको आप याद रखिएगा। टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 है, 90 0 डिग्री के नीचे है, 90 0 डिग्री के ऊपर है, 2 रेखाएं बिंदु के रूप में हैं, टोटल अक्षांश रेखाएं 181 हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले तथ्य की तरफ ध्यान देते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक चीज आप जानिए, ये जो अक्षांश रेखाएं दिख रही हैं आपको हम इसमें बताते हैं, एक बॉल लिए हैं, बॉल के माध्यम से आपको बताते हैं। मित्रों, जो अक्षांश रेखा देखो ये भूमध्य रेखा है, ठीक, इसी तरीके से खींचेंगे, इधर भी ऐसे खींचेंगे, ठीक, तो एक वृत्त का निर्माण हो जाता है। ठीक, इसके ऊपर 1 डिग्री पर खींचेंगे, ऐसे 1 डिग्री पर ऐसे खींचेंगे,
इस पृथ्वी के चारों तरफ दूसरा वृत्त बन गया। इसी तरीके से तीसरा वृत्त बन जाएगा, चौथा वृत्त बन जाएगा, पांचवा और लास्ट में जो खींचेंगे वह एकदम शून्य हो जाएगा, यानी कि बिंदु के रूप में हो जाएगा। उसी तरीके से नीचे खींचेंगे, ऊपर 90 वृत्त, नीचे 90 वृत्त। जो 90वां वृत्त है वह एक बिंदु के रूप में हो जाता है। ठीक, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो अगला बिंदु निकल कर आया कि ये अक्षांश रेखाएं वृत्त का निर्माण करती हैं। वृत्त हम कह सकते हैं कि पूर्ण वृत्त का निर्माण करते हैं। जबकि हम लोग देशांतर रेखाओं में हमने देखा था कि देशांतर रेखाएं क्या करती हैं, ये अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं, जबकि अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त का निर्माण करते हैं। आप चौथा पॉइंट याद रखिएगा। चलिए अगले बिंदु की तरफ पढ़ते हैं। अगला बिंदु क्या है मित्रों, जब देशांतर रेखाएं हम लोग पढ़े थे, जब देशांतर रेखाएं पढ़े थे तो उसमें हम देखे थे कि ज्यों-ज्यों देशांतर रेखाएं ऐसी थी, उसमें हम लोग पढ़े थे कि ज्यों-ज्यों हम भूमध्य रेखा से यानी कि 0 डिग्री से उत्तर की तरफ यानी कि ध्रुव की तरफ, उत्तरी ध्रुव की तरफ या फिर नीचे दक्षिणी ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं तो इनकी दूरी में कमी आती जाती है, इनकी दूरी में कमी आती जाती है और लास्ट में ये दूरी शून्य हो जाती है। जबकि इसमें क्या है, ज्यों-ज्यों हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाते हैं तो इनकी दूरी में कमी नहीं आती है, इनकी दूरी में कमी नहीं आती है। जो भी इनकी दूरी है सब जगह समान होती है, सब जगह समान होती है। ठीक, लेकिन इनकी साइज जो है, इन अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती जाती है। ठीक है, जबकि देशांतर रेखाओं में हम लोग पढ़े थे कि इनकी लंबाई कम नहीं होती है, सिर्फ ध्रुवों से भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर इनकी बीच की दूरी कम होती जाती है। लेकिन इसमें क्या है, ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो इनकी बीच की दूरी कम नहीं होती है, बल्कि इन अक्षांश रेखाओं की लंबाई में कमी आती जाती है और एक समय ऐसा आता है कि यह लंबाई शून्य हो जाती है, अर्थात 0 का रूप ले लेती है। ठीक, इसमें आपको हमने 2 पॉइंट, 5 और 6 पॉइंट बताया, शायद आपको समझ में आया हो। और इसके जो अगले मुख्य बिंदु हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। आप परेशान मत होइएगा, अभी हम जितने भी बिंदु आपको बता रहे हैं, जितने भी समझा रहे हैं, सबको एक एक करके आपके सामने यहाँ लिखेंगे, आपसे लिखवाएंगे। आप बेहतर तरीके से अपना नोट्स बनाइएगा ताकि एक भी पॉइंट मिस ना हो। पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद आपके सामने हम एक एक करके लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम लोग जब देशांतर रेखा पढ़ रहे थे तो हमने देखा था यह 0 डिग्री है, 0 डिग्री देशांतर, यहां से खींचे, यहां से खींचे, ये दूसरी देशांतर रेखा, तीसरी देशांतर रेखा, इसी तरीके से हम लोग खींच रहे थे। तो आपको बताया गया था कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच की सर्वाधिक दूरी कौन सी होती है, कौन सी होती है भाई? कौन सी नहीं होती, उसका नाम नहीं है, सिर्फ आप कह सकते हैं कि देशांतर रेखाओं में जो 2 देशांतर रेखाएं होती हैं उनके बीच की सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती है, 0 डिग्री पर होती है, सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। ठीक, इसमें क्या है, सभी दूरियां समान होती हैं। ठीक, इसमें हमने बताया था कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी 111.31
किलोमीटर। किलोमीटर 111.31 किलोमीटर। तो सवाल ये भी उठता है कि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी। तो मित्रों, अक्षांश रेखाओं की जो बीच की दूरी होती है यह मात्र 111 किलोमीटर बताई गई है। कुछ में .1 भी किए हैं, .2 भी किए हैं, लेकिन जो सर्वमान्य दूरी है 111 किलोमीटर की दूरी मानी जाती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर, जबकि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.31 किलोमीटर। ठीक है, अगला बिंदु हम लोग देखते हैं। दोनों की तुलना करते हुए हम लोग पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे आपको बताए थे दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, गोरी कहते हैं। अगर उसमें ना बताया हो तो फिर से ध्यान दे लीजिएगा। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है उनको हम गोरे नाम देते हैं, जबकि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी का कोई विशेष नाम नहीं दिया गया है। आपसे पूछा जाएगा गोरे दूरी है दो देशांतर रेखाओं के बीच की, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की, दोनों की, या इनमें से किसी की भी नहीं। तो आपको पता होना चाहिए दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे कहलाती है। ठीक है, तो यह आपके सामने देशांतर रेखाओं से संबंधित कुछ बिंदु हुए। एक बिंदु इसमें और भी हम देख लेते हैं, जो अंतिम बिंदु है। अंतिम बिंदु क्या है, आपको बताए थे देशांतर रेखाओं का प्रयोग हम किस लिए करते हैं। देशांतर रेखाओं का प्रयोग किसी देश की स्थिति, उसका विस्तार और समय ज्ञात करने के लिए करते हैं, जबकि अक्षांश रेखाओं का प्रयोग हम किसी देश की स्थिति, देश का विस्तार जानने के लिए करते हैं। इसके माध्यम से हम समय का पता नहीं लगा पाते हैं। ठीक है, समय का पता सिर्फ हम देशांतर रेखाओं के माध्यम से ही करते हैं और अक्षांश रेखाओं के माध्यम से हम किसी देश की स्थिति एवं उसके विस्तार के विषय में जानते हैं। ठीक है, उतना ही पता लगा पाते हैं। तो ये रहा अक्षांश रेखाओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, और इनको अब हम पॉइंट बाय पॉइंट एक एक करके नोट करते हैं। ठीक है, चलिए आप लोगों के सामने अब इसको एक एक करके हम नोट। ठीक है दोस्तों, जितने भी बिंदु हम लोग यहाँ पे पढ़े थे, पहले पढ़े थे, सभी बिंदुओं को एक एक करके आप लोगों के सामने नोट कर दिया गया है। आप जल्दी से इसको नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ते हैं। आपके सामने जो बिंदु लिखे हैं थोड़ा सा पढ़ देते हैं, बता देते हैं आपको। देखिए, पहला बिंदु है वे काल्पनिक रेखाएं जो संपूर्ण पृथ्वी या ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर खींची जाती हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। आपको बताए थे पूर्व से पश्चिम की तरफ खींचो या फिर पश्चिम से पूर्व की तरफ जो रेखाएं खींची जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181, यानी कि 0 डिग्री से उत्तर की तरफ 90, 0 डिग्री से दक्षिण की तरफ 90 और +1 जो विषुवत रेखा है जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, एक हो, यानी कि टोटल 90 + 90 + 1 = 181। आगे तीसरे पॉइंट पे आते हैं, भूमध्य रेखा संपूर्ण पृथ्वी को दो गोलार्धों में, एक उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध है। मित्रों देखिए, इधर ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा का जो ऊपरी भाग है भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ यह उत्तरी गोलार्ध है। यहाँ पे हम लिख देते हैं उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी
गोलार्ध, ठीक। और नीचे यहाँ पे लिख देते हैं दक्षिणी गोलार्ध, ठीक ना। तो विषुवत रेखा संपूर्ण पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, ऊपर की तरफ उत्तरी गोलार्ध और नीचे की तरफ दक्षिणी गोलार्ध। अगला चौथा पॉइंट है, अक्षांश रेखाओं के माध्यम से किसी भी देश की स्थिति एवं विस्तार का पता लगाया जाता है, किंतु समय का नहीं। याद रखिएगा, पेपर में पूछा जाएगा कि अक्षांश रेखाओं से समय का पता लगाया जाता है, तो उसमें नीचे कोट में करके दिया होगा, अब जैसे भी बनाए तो चीज आप याद रखिएगा कि देशांतर रेखाओं से ही समय का पता लगाया जाता है, अक्षांश रेखाओं से समय का पता नहीं लगाया जा सकता है। अगला बिंदु, भूमध्य रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कहलाती है। मित्रों आप देख रहे हैं कि भूमध्य रेखा यही है। आप जानते हैं, गणित का नॉलेज तो आपके पास होगा ही। वृत्त में सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। तो व्यास यही है, व्यास सबसे बड़ी जीवा कहलाती है, ठीक। कहने का मतलब भूमध्य रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कहलाती है। अगले बिंदु पे आते हैं, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती जाती है, ठीक। आपको बताए थे, भूमध्य रेखा से ज्यों-ज्यों हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फुल लंबाई है, यहाँ पे इससे कम लंबाई हुई, यहाँ पे इससे कम लंबाई हुई, और एक समय ऐसा आया कि यह बिंदु के रूप में परिवर्तित हो गई, अर्थात लंबाई शून्य हो गई। तो जिस तरीके से ऊपर उसी तरीके से नीचे। तो ये बिंदु में लिखा है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती जाती है, ठीक है, तथा ध्रुवों पर एक बिंदु का रूप ले लेती है, अर्थात 0 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। अगला बिंदु है, अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त का निर्माण करती हैं। हमने बताया था, एक बॉल के माध्यम से बताया था कि जब हम खींचते हैं अक्षांश रेखाएं पूरी पृथ्वी पर तो एक वृत्त का रूप लेती हैं। अगर हम व्हाइट बोर्ड पे आपके सामने इस तरीके से बनाएंगे तो नहीं बन पाएगा। आप एक बॉल लेंगे, बॉल के माध्यम से आप बनाएंगे, उसके चारों तरफ वृत्त ऐसे बनाएंगे तो समझ में आपको आएगा कि क्या करते हैं, अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त का निर्माण करती हैं, ठीक। अगला बिंदु है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। यानी कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखें, तो 111 किलोमीटर होती है यह दूरी। वही दूरी हर जगह समान होती है, ठीक है। तो ये आपके कुछ मुख्य बिंदु हैं, इनको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट इनका ले लें। फिर आगे बढ़ते हैं क्योंकि समय काफी होने वाला है, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लें। तो मित्रों उम्मीद करता हूं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे, ठीक है। अब कुछ और मुख्य बिंदु हैं जो हम लोग देखते हैं और अपनी समाप्ति की तरफ चलते हैं। तो यहाँ तक हो गया है मित्रों। देखिए, इसमें कुछ महत्वपूर्ण वृत्त के नाम से पूछे जाते हैं जिनको हम जानते तो हैं, लेकिन कभी कभी इसमें कंफ्यूजन भी हो जाता है। देखिए, जो 0 डिग्री अक्षांश है उसे हम विषुवत रेखा कहते हैं, ऊपर 23.5 डिग्री कर्क रेखा कहते हैं, ऊपर 66.5 डिग्री आर्कटिक रेखा भी कहते हैं, ठीक है। नीचे 23.5 डिग्री मकर रेखा कहते हैं, उसके नीचे 66.5 डिग्री अंटार्कटिक वृत्त भी कहते हैं, अंटार्कटिक रेखा भी कहते हैं। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण वृत्तों के नाम पूछे जाते हैं और इनका डिग्री पूछा जाता है कि कितने अक्षांश पे ये रेखाएं, ये वृत्त खींचे जाते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमने बताया आपको, ये पृथ्वी है, सिर्फ हमको सामने वाला भाग ब्लैक बोर्ड पे दिखता है, तो इसी तरीके से इस पे रेखा खींची जाती है, इसी तरीके से
पीछे वाला भाग हमको दिखता नहीं है, आगे वाला भाग दिखता है, तो हम क्या कहते हैं कि ये रेखा के रूप में है। देखिए ये पीछे वाला भाग नहीं दिखेगा, पीछे वाला भाग नहीं दिखेगा, तो सिर्फ एक रेखा का रूप दिखता है। देखिए ऐसे ही दिखता है ना, जबकि ऐसा है नहीं। वृत्त जो है, ये जो अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, ये ग्लोब के चारों तरफ खींची गई हैं ऐसे, लेकिन ये सामने वाला ही हमको दिखता है। इसी तरीके से एक एक डिग्री के अंतराल पर, एक एक डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। इसीलिए हमने आपको बताया कि अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त का निर्माण करती हैं। ठीक, तो इसमें कुछ जो है वृत्त आपके महत्वपूर्ण है जो पूछे जाते हैं, इनको हम लोग जानते हैं। देखिए इधर ध्यान दीजिएगा, जो 0 डिग्री विषुवत रेखा है इसे हम विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, विषुवत वृत्त कहा जाए या 0 डिग्री अक्षांश कहा जाए, दोनों एक ही चीजें हैं। याद रखिएगा, ऊपर हम लोग विषुवत रेखा से उत्तरी गोलार्ध में बढ़ते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, उत्तर दिशा की तरफ बढ़ते हैं, तो जो 23.5 डिग्री की कर्क रेखा है उसे हम 23.5 डिग्री कर्क वृत्त के नाम से भी जानते हैं। हम चाहे कर्क रेखा कहें या फिर कर्क वृत्त कहें, बात दोनों की एक ही हुई। उसके ऊपर और हम आगे चलते हैं तो 66.5 डिग्री, 66 से 1/2 डिग्री, इसको हम आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। इसे आर्कटिक रेखा भी कह सकते हैं, लेकिन आर्कटिक रेखा यह प्रचलन में नहीं है, प्रचलित नहीं है, इसे वृत्त की संज्ञा दी जाती है। हमारा कहने का मतलब ये हुआ कि सिर्फ यही वृत्त नहीं है, आर्कटिक वृत्त ही वृत्त नहीं है, ये भी मकर भी वृत्त है, विषुवत रेखा भी वृत्त है ना, एक कर्क रेखा भी वृत्त है, विषुवत रेखा भी वृत्त है। अब 0 डिग्री के नीचे हम आते हैं तो जो मकर रेखा है, मकर रेखा को हम मकर वृत्त भी कहते हैं, 23.5 डिग्री मकर वृत्त भी कहते हैं। उसी तरीके से और नीचे आते हैं तो 66.5 डिग्री अंटार्कटिक वृत्त के नाम से इसको जानते हैं। चलिए थोड़ा सा एक बिंदु इस पे हम लोग और देखते हैं। आप देखते हैं कि ये जो 0 डिग्री के उत्तर में और 0 डिग्री के दक्षिण में यह भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है, आप जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश यहाँ पे एकदम सीधा पड़ता है, सूर्य का प्रकाश यहाँ पे एकदम सीधा पड़ता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। आप जानते हैं ये पूरा क्षेत्र जो है, ये पूरा क्षेत्र काफी गर्म रहता है, काफी गर्म रहता है। इसलिए इस क्षेत्र को हम 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री अक्षांश को हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं या फिर जोन कहते हैं। ठीक मित्रों, इसको याद रखिएगा। 0 डिग्री के उत्तर में और 0 डिग्री के दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या जोन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और उसी तरीके से हम जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं, सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ने लगता है। तिरछा पड़ने के कारण यहाँ पे गर्मी नहीं होती है, बल्कि यहाँ पे बर्फ की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे बहुत ठंडी होती है, यहाँ पे बहुत ठंडी होती है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इस भाग को हम शीत कटिबंध कहते हैं। कटिबंध का मतलब होता है दोस्तों क्षेत्र, शीत क्षेत्र, जहाँ पे बर्फ की मात्रा ज़्यादा होती है, जहाँ पे ज़्यादा ठंडा प्रदेश होता है, उसको हम शीत कहते हैं, शीत क्षेत्र या शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं। ठीक यही प्रक्रिया नीचे भी, यहाँ भी, यह भी शीत कटिबंधीय क्षेत्र है, शीत कटिबंध। ठीक, अभी जो बीच का जो बचा हुआ भाग है, अब इधर से आप देख रहे हैं शीत कटिबंध, ऊपर बहुत ठंडा है, नीचे बहुत गर्म है। अब ये जो क्षेत्र है, ये दोनों का मिला जुला क्षेत्र है।
तो इसलिए इस मिले जुले क्षेत्र को हम शीत प्लस उष्ण अर्थात शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण है ना, शीतोष्ण कटिबंध, कटिबंध क्षेत्र के नाम से जानते हैं। शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध, कटिबंध का मतलब क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र। इसको जब हम भारत का मानसून या विश्व मानसून पढ़ेंगे तो उसमें यह जानेंगे कि शीतोष्ण कटिबंध क्या होता है, उष्ण कटिबंध क्या होता है और शीत कटिबंध क्या होता है। इन सब की जरूरत वहाँ पे पड़ेगी। यहाँ से एक नॉर्मली हमने एक झलक दी है और विस्तार से इसको हम अगले चैप्टर जो भी जब मानसून वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि पूरे पृथ्वी को 5 कटिबंधीय क्षेत्रों में बांटा गया है। कौन कौन से? उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, शीत कटिबंधीय, उसी तरीके से नीचे नीचे 2, ऊपर 2 और बीच में 1, 5 कटिबंधीय क्षेत्र में इसको बांटा गया है। तो मित्रों आज बस यहीं तक, ये आज आपका चैप्टर समाप्त हुआ। हम लोगों ने देशांतर रेखा देखा, अक्षांश रेखाएं देखी। देशांतर और अक्षांश रेखाओं से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे हमने एक एक पॉइंट पर विचार किया, अच्छे से एक एक को समझा। अब टॉपिक आपका पूरी तरीके से समाप्त होता है। आप यहाँ से जितना भी आपको हेल्प मिल सके आप लीजिएगा, साथ साथ किताब जरूर पढ़ते रहिएगा। ऐसा नहीं कि इतना पढ़ना ही पर्याप्त है। हम कह सकते हैं कि लगभग 75 से 80 प्रश्न तो लगभग यहीं से बन जाएंगे आपके। 75 से 80% प्रश्न आपके लगभग बन सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि पूरे 100% प्रश्न आपको यहीं से मिल जाएंगे। इसलिए मित्रों आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि आप लोग पुस्तक जरूर पढ़ते रहिए। ठीक है, पुस्तक जरूर पढ़ते रहिए। और इसके बाद आज यह वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और अगले वीडियो में हम लोग दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे। उसमें अब देखेंगे कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी पहले क्या थी, पृथ्वी कैसे कैसे बनी है, सातों महाद्वीप कैसे बने हैं, सातों महासागर, इसमें जो सातों महासागर हैं कैसे बने हैं, 5 महासागर जो हैं, और सातों महाद्वीप कैसे कैसे बने हैं, पहले इनको किस नाम से जाना जाता था। इन सब के विषय में हम लोग आगे बात करेंगे। उसमें उसका नाम होगा टॉपिक का, उसमें अगला टॉपिक का नाम होगा आपका वेगनर का महाविस्थापीय सिद्धांत या फिर महाद्वीपीय सिद्धांत। ठीक है, वेगनर एक वैज्ञानिक हैं, एक भूगोलवेत्ता हैं, जिन्होंने यह सिद्ध किया है कि पहले पृथ्वी क्या थी, अब क्या है, कैसे कैसे बनी है, आज का स्वरूप लेने में उसको कितना समय लगा, उन सब का अध्ययन हम लोग अगले टॉपिक में करेंगे। मित्रों बस आज यहीं तक। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से अच्छे तरीके से देखिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, पहुंचाइए। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कुछ अच्छे कमेंट भी कीजिए। आपके कमेंट को मैं जब देखता हूँ, अच्छे कमेंटों को, तो वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा मुझको मोटिवेशन मिलता है और काफ़ी मेहनत से मैं अगली वीडियो भी बनाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है मित्रों, नमस्कार। ठीक है।